Hello student, welcome to our online classes. Student, आज क्लास 10th का हम एक टॉपिक जो कल ही शुरू किए थे उसको कल इंट्रोडक्शन हुआ था और हम बताए थे कि कल फिर और वीडियो आएगा। तो इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर में जो कुछ भी हम बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना है। आप हो सके तो इसका एक नोट्स भी बना के रखना। और एक बात और स्टूडेंट, जब आप वीडियो देख रहे हो तो साथ में बुक भी रखा कीजिए ताकि आपको साथ साथ वो सारा चीज़ समझ में आते जाएगा। और पहले जो है इस चैप्टर का कंसेप्ट समझना है। अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर वो समझना इजी हो जाएगा और उसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। तो ये इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है हम शुरू कर रहे हैं, इसको देखना है और समझना है। वो टॉपिक है जो लेसन 3 हिस्ट्री का हम शुरू किए थे, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो उसी में जब आप बुक खोलोगे तो एक टॉपिक आएगा जो फर्स्ट पेज के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड नेशनलिज्म। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड नेशनलिज्म, तो इसका आप ये सोच रहे होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार तो इंडिया में लड़ा नहीं गया था, इसमें तो ब्रिटेन, रसिया वगैरह, जर्मनी ये लोग लड़ रहे थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वार ने किस तरह से हमारे यहाँ नेशनलिज्म को डेवलप करने में हेल्प किया। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने नेशनलिज्म को डेवलप करने में किस तरह से अपना रोल प्ले किया, ये टॉपिक उसी के बारे में है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया में और इंडिया में नेशनलिज्म को किस तरह से उसने और स्ट्रॉन्ग किया। स्टूडेंट, कल जो वीडियो हम जो डाले थे उसमें बता दिए थे नेशन स्टेट क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है। नेशन स्टेट और नेशनलिज्म ये दोनों हम क्लियर कर दिए थे। आज ये बताने जा रहे हैं कि हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार फ्रॉम द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार ने इंडिया में नेशनलिज्म के फीलिंग को डेवलप किया। स्टूडेंट, आपको एक बात हम स्पष्ट कर देते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कि 1914 और 18 में 1914 से 1918 में लड़ा गया था, इसने एक नया आर्थिक और राजनीतिक सिचुएशन बनाया। फर्स्ट वर्ल्ड वार हालांकि बाहर लड़ा गया था लेकिन उसने इंडिया में एक अलग तरह का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बनाया। जैसे इसको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल को समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होता है। आर्थिक गतिविधि जितने भी देश के अंदर होती है, जैसे कि एक्सपोर्ट होना, इंपोर्ट होना, मनी का जो वैल्यू है कम हो जाना, ज़्यादा हो जाना या मंदी हो जाना, तेजी हो जाना, ये सारा चीज़ को एक ही वर्ड में हम इकोनॉमिक में कवर कर देते हैं। सारा जितना भी आर्थिक गतिविधि हुआ सब इसी वर्ड में आ गया, इकोनॉमिक में। स्टूडेंट, तो हम बता रहे थे इकोनॉमिक गतिविधि के बारे में कि ये जितनी भी तरह की आर्थिक गतिविधि होती है वो सारा इसमें कवर हो जाता है। आंसर, जब आप आंसर लिखोगे तो इसमें ऐसे वर्ड का यूज करना है ताकि बहुत सारा वर्ड आपको कम शब्द में आ जाएंगे और ये कंक्लूडिंग जब आंसर को कंक्लूड करते थे ये सब वर्ड अच्छा लगता है, जो एग्जामिनर है उस पर ये प्रभाव डालता है। तो इस तरह के वर्ड को ध्यान में रखना है हमेशा, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, ये सारा चीज़ बहुत सारा चीज़ को कवर कर लेता है कम शब्द में। और उसी तरह से पॉलिटिकल सिचुएशन, राजनीतिक जो गतिविधि थी वो भी वर्ल्ड वार के बाद यहाँ पे काफ़ी चेंज हुआ और ये सिचुएशन जो क्रिएट हुआ ये कहीं ना कहीं ये दोनों सिचुएशन इंडिया में यूनिटी को डेवलप करने वाला था, जो कि हम बाद में जानेंगे कि किस तरह से ये सिचुएशन यूनिटी को इंक्रीज किया, यूनिटी को बढ़ाया। अब है, आप जानते हैं कि उन कारणों को कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो इंग्लैंड लड़ रहा था
क्योंकि इंग्लैंड से हम जुड़े हुए थे, इंडिया जो है इंग्लैंड से जुड़ा हुआ था, इंडिया का इंडिया जो था इंग्लैंड का कॉलोनी था। और अगर जो कुछ भी अंग्रेजों को अगर ज़्यादा पैसा पर कहीं पे खर्च होना होता था तो वो इंडिया पे डिपेंड होता था कि वहाँ से हम ले आएंगे, वहाँ से टैक्स ले बढ़ा देंगे या जो कुछ भी। तो वर्ल्ड वार जब चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो हम जानते हैं कि वर्ल्ड वार के समय डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है, जैसे उसमें बहुत सारे जो हथियार वगैरह हैं वो खरीदे जाते हैं, बम वगैरह बनाए जाते हैं, जो उसमें आर्मी भाग ले रही होती है, उसके यूनिफॉर्म में, उसके बहुत सारे चीज़ में बहुत सारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो ब्रिटेन का डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो ये एक्सपेंडिचर जो बढ़ा वो कहाँ से पूरा करने वाला था? वो कुछ वो लोन लिया, वार लोन जो लेता है, वर्ल्ड बैंक से वार लोन लिया, और दूसरा उसने इंडिया में टैक्स बढ़ाया। जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा था उसके वजह से उसने इंडिया में टैक्स बढ़ा दिया। तो इससे टैक्स बढ़ाने से क्या हुआ कि जो भी प्राइसेस थे एसेंशियल कमोडिटीज के, एसेंशियल कमोडिटी जो जरूरत की चीजें होती है, जो आम लोग जिसको यूज करते हैं, उस एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गए, टैक्स बढ़ा दिया। जैसे कि जो चीज हम पहले 20 रुपये में खरीदते थे, टैक्स बढ़ाने के बाद वो 50 रुपये का हो गया। तो प्राइसेस काफ़ी, जो एसेंशियल चीज़ है, जो जीने के लिए जिसको हमको खरीदना ही है, उस चीज़ों के रेट काफ़ी बढ़ गए। कहा जाता है कि 1913 से 1919 में हर चीज़ का दाम लगभग डबल हो गया था, जिससे क्या हुआ कि जो कॉमन पीपल थे उसका जीवन बहुत कठिन हो गया था, वो बहुत हार्डशिप को फेस कर रहे थे। अब यहाँ समझने वाला बात है कि जब इंडिया के सारे लोग अंग्रेज के वजह से जब हार्डशिप को फेस कर रहे थे, उसको जब ये लग रहा था कि ये अंग्रेज की वजह से इतना दिक्कत हमको हो रहा है, तो जितने भी सफरर थे, इंडिया के जितने भी लोग थे, वो क्या हो जाएंगे? वो एक हो जाएंगे, उनमें एकता बढ़ जाएगी। उनको लगेगा कि ये कॉमन जो है ब्रिटिशर्स, इसके वजह से हमको दिक्कत हो रहा है। और यही वजह था कि नेशनलिज्म इन इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो रोल था वो यही था कि इसने बहुत सारे लोगों को डिसकंटेंट कर दिया, असंतुष्ट कर दिया, और जिसके वजह से ये इंडिया में यूनिटी का फीलिंग डेवलप हुआ, और जो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म से जुड़ा हुआ था। अब दूसरा जो पॉइंट है इसमें, कि सिर्फ यही नहीं कि उसने, अंग्रेज ने सिर्फ यही नहीं किया था कि एसेंशियल टैक्स ही बढ़ाया था, उसने और भी बहुत सारे काम किए थे। सप्लाई ऑफ सोल्जर्स फॉर वार। इंग्लैंड का एक छोटा सा आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है, पॉपुलेशन वहाँ का ज़्यादा नहीं है, और उसको बहुत बड़ी मात्रा में आर्मी की आवश्यकता थी फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ने के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वार, और तो उसमें ब्रिटेन में उतने लोग थे नहीं, तो उसने सोचा कि इंडिया तो हमारा गुलाम है ही, वहाँ से हम सोल्जर्स को ले लेंगे, आर्मी को ले लेंगे। तो यहाँ के लोग युद्ध में नहीं जाना चाहते थे, भर्ती नहीं होना चाहते थे, क्योंकि ऐसा नहीं कि इंडियन डरते थे युद्ध करने से, लेकिन वो फीलिंग नहीं था। मान लीजिए कि इंग्लैंड लड़ रहा है अपने स्वार्थ के लिए, जर्मनी उसके अगेंस्ट अपने स्वार्थ के लिए है, इंडियन क्यों जाए वहाँ लड़ने और मरने? तो ये फीलिंग, एक युद्ध लड़ने के लिए फीलिंग भी होना चाहिए, जो फीलिंग यहाँ नहीं था इंडियन लोगों में, वो फीलिंग, अटैचमेंट नहीं था, इमोशन नहीं था, इसलिए वो लड़ना नहीं चाहते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि फोर्स रिक्रूटमेंट किया, जबरदस्ती लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। जो पीजेंट वगैरह थे, किसान थे, उन लोगों को जबरदस्ती युद्ध में भर्ती करना शुरू किया। तो जितने भी परिवार से सैनिक गए होंगे वो तो सभी उसके ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए। उसको लगा कि ब्रिटिश हमारे साथ बहुत अन्याय कर रहा है, बहुत ज्यादती कर रहा है, और जिसके वजह से ये उसके घर से जो है, जो लोग सेना में भेजे गए, उससे वो सारा
लोग गुस्सा थे और ये वाइड स्प्रेड एंगर लोगों में फैल गया, और ये भी एक कारण था यूनिटी को डेवलप करने का, ये भी एक कारण बना नेशनलिज्म के फीलिंग को डेवलप करने का। इसके अलावे और एक घटना हो गई कि उसी समय क्रॉप फेलियर हो गया। यानी कि क्रॉप फेलियर का मतलब समझते हैं ना, कि बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, कोई वजह हो गई जिसकी वजह से फसल नहीं हो पाया। तो प्रकृति भी उस समय साथ नहीं दे रही थी, फसल उस ड्यूरेशन में नहीं हुआ, जो शॉर्टेज हो गया फूड ग्रेन्स का यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा। तो इंडिया में शॉर्टेज फूड था ही, पहले से अनाज नहीं हुआ, शॉर्टेज हो गया था। इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने क्या किया कि चूंकि यूरोप की सारी जनता लगभग युद्ध में भाग ले रही थी, सारा लोग युद्ध में ध्यान फोकस था, वहाँ वो लोग खेती वेती करना छोड़ दिए थे। तो वहाँ जो अनाज की जरूरत थी, वहाँ जो फूड ग्रेन्स की आवश्यकता थी, वो इंडिया से ले जाना शुरू कर दिए। इंडिया में पहले ही कम फसल हुआ था, और उस जो थोड़ा बहुत था वो भी अंग्रेज लेके जाने लगे, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे अकाल पड़ गया, महामारी फैल गई। इन्फ्लुएंजा एक महामारी, जिस तरह से कभी कोरोना वायरस है ना, उसी तरह से ये इन्फ्लुएंजा एक वायरस से की बीमारी होती है, रिस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब होता है, ये फैल गया। और इसमें 12 to 13 मिलियन, यानी कि कितना हो गया, 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 30 लाख लोग इस एपिडेमिक में मारे गए, जिसका कारण भी अंग्रेजी था। तो इस तरह से ये सब मेन कारण है जो उसकी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो पैदा हुआ परिस्थिति, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो परिस्थिति पैदा हुआ, और ये सब जो कारण थे, ये कारण ने मिलकर इंडिया में नेशनलिज्म को डेवलप करने में हेल्प किया। अब जो समय थोड़ा अब 1920 के बारे में पढ़ेंगे, और इस अगला जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे आइडिया ऑफ सत्याग्रह और इमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का पदार्पण इसी समय में होता है भारत की राजनीति में, और उन्होंने आंदोलन को, फ्रीडम मूवमेंट को, जो लोग चाह रहे थे, ये सारे लोग जो चाह रहे थे अंग्रेजों से आज़ादी पाना, तो उसके लिए एक नए लीडर का इमरजेंस होता है गांधी जी के रूप में। और उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारा अपना जो तरीका बदल दिया इसका फ्रीडम को पाने का, और उसके लिए उसने क्या क्या किए ये अगले वीडियो में देखेंगे। अभी स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आप इसे गौर से देखना, समझना, और जहाँ कोई दिक्कत हो वो आप पूछोगे, और साथ में बुक जरूर रखोगे पढ़ते समय, वीडियो देखते समय। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।